दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है द कंसेप्ट बिल्डर इनिशिएटिव। और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड की गई है जिस पर आपको हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव का बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली फर्स्ट आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इंडियन रुपीस का जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको बढ़ाना है। ठीक है, उसको बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स क्या कहते हैं, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हम टेक्निकल मीनिंग उसका देखें, मतलब पूरा मीनिंग उसका देखें, तो उसका मीनिंग क्या है कि इंडिया का जो नेशनल करेंसी है इंडियन नेशनल रुपीज, उसका जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल मार्केट में मींस इन बिटवीन ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट बैंक्स और ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में इंडिया का जो भी प्रेजेंस है रुपीज का, वो इंडिया का बढ़ाना है। इसे क्या कहते हैं, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन। और बेसिकली जो ये आर्टिकल है इंडिया रशिया ट्रेड, ये क्या शो करता है, जो वाइडनिंग ट्रेड गैप है इंडिया और रशिया के बीच में, वो कैसे अफेक्ट करता है इंडिया का जो गोल है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो बेसिकली एक तो हम क्या देखते हैं उसके जो बेनिफिट्स है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर इंडिया का जो एक्सेप्टेंस है, इंडियन रुपीस का जो एक्सेप्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे वो कम हो जाएगा। ये डिपेंडेंस कम हो जाने के मतलब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंस है। अगर ये डिपेंडेंस इंडिया का यूएस डॉलर पे कम हो जाता है, जो अपना ट्रेड डिफिसिट है, ठीक है, मतलब बाकी कंट्रियों के साथ इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा, क्योंकि फिलहाल क्या होता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो दूसरे कंट्री के साथ डॉलर में होता है। अगर हम करेंसी एक्सचेंज देखें, मतलब इंडिया का जो करेंसी एक्सचेंज है यूएस डॉलर के साथ, वो क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। और ये बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीस जो है और ये जो फॉरेक्स करेंसी जो इंडिया के रिजर्व बैंक के पास रहती है, उसका क्या रहता है, आउटफ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये समझ में आया कि अगर इंडिया का रुपी इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ता है तो यूएस डॉलर का जो डिपेंडेंस है इंडिया का वो कैसे कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि रुपी का जो वैल्यू है और जो स्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी इससे बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है ग्लोबली, वो भी इससे बढ़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है इंडिया रशिया के साथ, वो कैसे इसको इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक हिस्ट्री बिहाइंड द इंडिया रशिया। अगर हम इंडिया और रशिया का हिस्ट्री देखें तो इसका स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से वेस्टर्न जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड सम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, व्हाट दे डिड, दे हैव इम्पोज इकोनॉमिक ट्रेड सैंक्शन ऑन रशिया। ठीक है, मतलब उसकी वजह से क्या हुआ, रशिया का जो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब ये उनके जो प्रोमिनेंट ट्रेड पार्टनर थे उनका ट्रेड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। इसकी वजह से रशिया को सस्टेन करने के लिए जो इंटरनेशनल एराना में जो इम्पोर्टेंट अदर मेजर प्लेयर्स है जो उनका क्रूड ऑयल परचेस कर सकते हैं, उन्होंने वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड क्या था, इंडिया क्या करता था कि इंडिया, देखिए इंडियन इकोनॉमी क्या है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, एक ग्रोइंग और डेवलपिंग इकोनॉमी की नीड क्या रहती है कि एनर्जी जो कंजम्पशन रहता है कंट्रीज का वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किस में है, क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो इंडिया क्या करता था कि जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक से मैक्सिमम जो है वो ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। ठीक है, और ये जो सब ट्रेड है वो किस में चलता था, डॉलर में चलता था। ठीक है, डॉलर में। अभी क्या हुआ डॉलर का और इंडियन करेंसी का जो ट्रेड डिफिसिट है, मतलब ये करेंसी एक्सचेंज जो है ना वो क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को जो नुकसान है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो डॉलर है वो आउटफ्लो हो रहा है आरबीआई के मार्फत। ठीक है, हम जो पेमेंट करते हैं डॉलर में
उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है और इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज और फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दो कंडीशन क्या है, एक पर एक इंडिया की तरफ से और रशिया की तरफ से। ठीक है, तो ये सिचुएशन दोनों कंट्रियों को अवॉइड करनी थी, तो इसलिए इंडिया ने क्या किया और रशिया ने क्या किया, दोनों ने टाई अप कर लिया इसके बारे में कि हम इंडिया क्या करेगा, रशिया से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करेगा। ठीक है, और रशिया इन रिटर्न क्या करेगा, इंडिया को जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी जो बात है वो क्या, कि एज कम्पेयर टू ये जो पार्टनर थे सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, उनके कंपैरिजन में इंडिया क्या करेगा, सॉरी रशिया क्या करेगा, इंडिया को कम प्राइस में ये ऑयल वो बेचेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसीलिए रशिया से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, मतलब ऑयल का, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट जो है रशिया से वो बढ़ गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये जो ट्रेड बढ़ रहा था, अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडिया से जो एक्सपोर्ट था, मतलब जो इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स वगैरह रहता है, ठीक है, अगर हम इंडिया और रशिया का बास्केट कंपेयर करें तो इंडिया मैक्सिमम जो गुड्स है वो क्या रशिया में एक्सपोर्ट करता है, मतलब फार्मास्यूटिकल्स है, टी है, कॉफी है। अगर रशिया का हम देखें तो रशिया से हम ज़्यादा ज़्यादा कौन सी थिंग्स इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर से। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, एक ये साइड है और दूसरी साइड क्या हुआ, रशिया ने जैसे इंडिया के साथ क्रूड ऑयल का एक्सचेंज किया है, रशिया ने वैसे ही चाइना के साथ क्या किया है, ट्रेड डील किया है। ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, चाइना से जो पेमेंट है वो उनकी खुद की करेंसी में एक्सेप्ट करते हैं, युआन में। तो इन एक्सचेंज में क्या हुआ, चाइना का जो एक्सपोर्ट, सॉरी चाइना का जो एक्सपोर्ट है रशिया में वो बढ़ रहा था। ठीक है, मतलब चाइना जो कंपटीटर है अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, जो हम चाइना से ही मंगाते हैं, उन्होंने क्या किया, चाइना ने वो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है उनका, अब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फ्लो है वो इंक्रीज कर लिया। इसलिए क्या हुआ, इंडिया का जो डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट, वो रशिया के साथ बढ़ रहा था। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो इम्बैलेंस हो रहा है रशिया की तरफ से। मतलब रशिया क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को इंपोर्ट कर रहा है, मतलब हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा, और इन कंपैरिजन जो हमारे जो रशिया की तरफ हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, टी है, फार्मास्यूटिकल्स है, कॉफ़ी है, टेक्सटाइल्स है, वो कम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ रहा है। ये ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया का जो गोल है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का, वो इससे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली जो ट्रेड गैप जो बढ़ रहा है इंडिया और रशिया के बीच में, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडिया, और इंडिया का जो गोल है रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का। Then we will see different challenges and strategic measures to improve India's goal. So first of all, यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे था 2023 का, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था कि इंडिया का जो ये गोल है, मतलब रुपये का जो ट्रांजैक्शन है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो ट्रेड इनवॉइसिंग में हमको बढ़ाना है। ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे में 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर दिया गया था। अभी करंट स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि जो टोटल ट्रेड है वर्ल्ड का, उसमें यूएस डॉलर जो वो डोमिनेट करता है। ठीक है, मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें यहाँ पर, तो 88% जो ट्रेड है वो किस में होता है, यूएस डॉलर में होता है। और उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो ट्रेड हम देखेंगे तो वो जस्ट 1.6% ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर किसी कंट्री को मतलब किसी कंट्री के करेंसी को रिकॉग्निशन अगर जो मिलता है इंटरनेशनल मतलब रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का, अगर उनको मिलना है, तो ये जो टर्न हो रहे इंडियन जो ट्रेड जो टर्न हो रहे इंडियन रुपीस में जो होगा, तो वो 4% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स एक्सचेंज उतना होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो परसेंटेज है अभी इंडिया का कितना है, 1.6% है, और उनको बढ़ाकर कितना करना है, 4% करना है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा टारगेट है, ये अपना प्रोमिनेंट यहाँ पर चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी
जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको क्या है कि अमेरिकन जो बैंक है मतलब यूएस जो फेडरल बैंक है और एमएनसी जो है, तो उनको क्या फियर दिखाते हैं कि अगर आपने रशिया के साथ बिजनेस किया और तो वो उन बैंक के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस वो ला देंगे, ठीक है। मतलब ये किस वजह से होता है, क्योंकि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द बैंक ब्रांचेस है तो वो यूएस में है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड में बिजनेस होता है वो बैंकिंग चैनल के मार्फत या नेटवर्क के मार्फत या यूएस डॉलर के मार्फत ही होता है, ठीक है। इसलिए प्राइवेट बैंक भी वो आगे नहीं बढ़ रहे रशिया के साथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट वी विल सी अ स्टेप टू बूस्ट ट्रेड। तो बेसिकली ये जो चैलेंज है ट्रेड डिफिसिट का इंडिया और रशिया के बीच में, ये ओवरकम करने के लिए रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रशिया को विजिट किया था। तो उन्होंने 2-3 इनिशिएटिव वहाँ पर लिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव क्या है कि जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको कम करना है। इसकी वजह से जो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। ये जो टैरिफ बैरियर होते हैं कि वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली जो टैक्सेस और ड्यूटीज के फॉर्म में जो इम्पोज करते हैं इन बिटवीन ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्री, जो मतलब ये जो फॉर्म है वो डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब ये टैक्सेस और ड्यूटीज जो है ना वो मॉनेटरी फॉर्म में जहां पर इम्पोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ बैरियर बोलते हैं। और इसका मेन एम और पर्पज हम देखें तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वगैरह होती है तो उनको बचाना और प्रोटेक्ट करना, एक्सटर्नल जो ट्रेड आता है मतलब ये एक्सटर्नल जो इंपोर्ट्स आता है अपनी कंट्री में उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री जहां पर दूसरे कंट्री में अपना जो इंपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करती है, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस से और ड्यूटीज से ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, महंगा होता है। और जो लोकल इंडस्ट्रीज है तो उनके प्रोडक्ट के साथ वो क्या करती है, अनकम्पिटिटिव वो मार्केट में होती है। इसलिए जो डिमांड है लोकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है नॉन टैरिफ बैरियर, उसमें बेसिकली क्या रहता है कि अदर देन जो टैक्सेस और ड्यूटीज है, मतलब जिसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन उस पर इशू नहीं करते। जो दूसरे फॉर्म्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिटेशंस ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, जिसको क्या कहते हैं, कोटास कहते हैं। और अगर हम इंडिया से मुझे फॉर एग्जांपल ऐसे कंसिडर कीजिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया फ्रूट्स यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब इसमें मैंगो जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो यूरोपियन यूनियन क्या करती है, नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो इंडिया के मैंगोज पर इम्पोज करती है। मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो कि एक नॉन टैरिफ बैरियर का फॉर्म है, तो उसमें क्या करती है, लिमिटेशंस लगाती है। अगर आपके मैंगो इंडिया से जो आने वाले मैंगोज है वो इसमें अगर पेस्टिसाइड मिलता है, वो डिफाइन क्वालिटीज के और क्वांटिटी के, मतलब ये साइज के वगैरह ना हो, तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी बैरियर जो है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, ठीक है। मतलब उसे टेक्निकल बैरियर्स भी कहते हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है। मतलब ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी बैरियर्स के अंदर क्या आता है कि जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी दो कंट्री के बीच में एक निगोशिएशन चल रहा है। मतलब जो ट्रेड डील है वो इम्प्रूव करने के लिए रशिया लेड जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, बेसिकली उसमें क्या है कि 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, रशिया, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड आर्मेनिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मैप में भी शो किया है, रशिया, बेलारस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड आर्मेनिया। प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से ये जो मैप लोकेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, सो इसलिए यहाँ पर मैप प्रोवाइड किया गया है। सो आप क्या कर लीजिए कि रफ मैप ड्रॉ करके इसके जो मेंबर है वो मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, बेसिकली उनके साथ भी निगोशिएशंस इंडिया के चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो एप्रिसिएशन है, रुपीज एप्रिसिएशन का, वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा। मतलब बाकी की जो भी कंट्रीज है, बेलारस हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, आर्मेनिया हो, उनके बीच भी
अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के रुपीज में वो जो ट्रेड है और एक्सचेंज वगैरह है इससे मतलब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट स्टेप्स वगैरह क्या है। और यहाँ पे बेसिकली क्या दिया गया है, एक प्रायर बैकग्राउंड दिया गया है जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि की वजह से जो इंडिया इराक से सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करती थी उसका जो डिपेंडेंस है वो कम हो गया है। और रशिया से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कम पैसे में रशिया से ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो कैसे इंडियन रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन में अफेक्ट कर दे है। और प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर है रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड गैप वाइडन हो रहा है इसके बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच।